नमस्कार दोस्तों। आज देखते हैं 4 जनवरी 2022 के पेपर को। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं तो क्यों मारे जाते हैं? सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए या खुशबू के लिए? तो इसमें हो जाएगा त्वचा के लिए। मगरमच्छ मुख्य रूप से त्वचा के लिए शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं क्योंकि मगरमच्छ की त्वचा का उपयोग मुख्य रूप से हैंडबैग, जूते व अन्य भोग विलास की वस्तुएं जैसे बेल्ट, पर्स और फर्नीचर के उत्पादन में किया जाता है। मगरमच्छ सरीसृप वर्ग के सबसे बड़े जंतुओं में से एक है। मगरमच्छ की औसतन उम्र कम से कम 30 से 40 वर्ष और बड़ी प्रजातियों के मामले में औसतन 60 से 70 वर्ष होता है। मगरमच्छ की प्रजाति को सुरक्षित करने के लिए मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया, जो राजस्थान में चंबल नदी पर अवस्थित है। मगरमच्छ के प्रति जागरूकता के लिए प्रति वर्ष 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये हो जाएगा असम में। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है जो मुख्य रूप से असम में पाई जाती है। असम के कोकराझार, बारपेटा, नलबारी, बक्सा, धुबरी और दरदंग और कामरूप जैसे जिलों में बोई जाती है तथा इस चावल की प्रजाति को असमिया मुलायम चावल कहा जाता है। इसका बॉटेनिकल नाम ओरिजा सातवाना है। असम के इस चावल की खास किस्म को जीआई टैग मिल गया है। इसके अलावा धान की अन्य किस्मों में पूसा 1460, WGL 32,100। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, जो भारत में कुल चावल के उत्पादन का 14% रखता है। अगला प्रश्न है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए प्रयोग करती है। तो किसका प्रयोग करती है? तो इसमें है, ए दिया हुआ है गुलाब जल और आसूत जल को, बी है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू रस का, सी है नींबू रस और दूध, डी है गुलाब जल और सिरका। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्दियों में दादी अक्सर अपनी त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के रस का इस्तेमाल करती है। इसके इस्तेमाल गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के रस से न केवल त्वचा में निखार आता है बल्कि इनका उपयोग मुहासे को साफ करने में भी किया जाता है, क्योंकि गुलाब जल में ह्यूमक्टस नामक तत्व पाया जाता है जिससे हमारी सूखी त्वचा का पानी प्रदान करता है और जिससे त्वचा में नमी बनी रहती है, जबकि नींबू के रस के उपयोग से त्वचा पर जमे तेल और फ्लामेशन जो मुहासों का कारण बनता है, इन सबको अपने एसिटिक लेवल के कारण खत्म कर देता है। और नींबू में मौजूद विटामिन सी त्वचा में कोलेजन का स्तर बढ़ाता है। कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो उम्र बढ़ने के साथ कम होता है, जिससे त्वचा ढीली होने लगती है। अगला प्रश्न है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा सूर्य पक्षी। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाली पक्षी सूर्य पक्षी है। सूर्य पक्षी को ही पर्पल तथा शक्कर खोरा के नाम से जाना जाता है, कभी कभी शक्कर खोरा के नाम से ही पूछता है। इनके घोंसलों में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाल भी होते हैं। जबकि कौवा के घोंसलों की बात की जाए तो उनके घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं और कौवे अपना घोंसला प्रायः पेड़ों की सबसे ऊंची वाली टहनियों पर बनाते हैं और कोयल पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में
अंडा देती है, जबकि कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। अगला प्रश्न है, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है। तो PNR क्या दर्शाता है? तो हो जाएगा यात्री का नाम और रिकॉर्ड। यात्री का नाम रिकॉर्ड। ट्रेन टिकट पर PNR यात्री का नाम रिकॉर्ड दिखाता है। भारतीय रेलवे में PNR की एक संख्या होती है PNR, जिसका पूरा नाम पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। इस नंबर के माध्यम से सफ़र करने वाले को यात्रा के संबंध में जानकारी भी मिलती है। इससे ट्रेन के आगमन और प्रस्थान की जानकारी के अलावा इस PNR नंबर की बुकिंग स्टेटस जाना जाता है, यानी कि टिकट कंफर्म है या वेटिंग लिस्ट में है, या रद्दी के आधार पर आरक्षण की स्थिति जानी जा सकती है। से अन्य जानकारियों के अलावा कोच सीट नंबर और किराए की भी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को मलयम्मा कहा जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को मलयम्मा कहा जाता है, जबकि अम्मुम्बा अपनी माँ को कहते हैं, माँ की माँ को कहते हैं। मलयालम भाषा भारत के केरल प्रांत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, जो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? तो केरल में कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा कोझिकोड। निम्नलिखित में कोझिकोड एक ऐसा स्थान है जो केरल में स्थित है। कोझिकोड, जिसे पहले कालीकट कहा जाता था, यह मालाबार तट पर स्थित है। भारत के केरल राज्य का एक शहर है। इसके अलावा कोझिकोड एक प्रमुख बंदरगाह भी है, जो केरल राज्य में स्थित है। शहर के पूर्व में वायनाड की पहाड़ी पर है, जो पश्चिम घाट का भाग है। अगला प्रश्न है, गाँव का नाम वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों और पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है, तो ये गांव है आपका राजस्थान में। गांव का नाम वहाँ आने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह राजस्थान के जोधपुर जिला में है। खेजड़ी नामक पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इस पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है तथा इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, और इस पेड़ के लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता, और इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। अगला है, हाथियों के झुंड की मुखिया होता है। तो ए ऑप्शन है सबसे छोटी मादा, बी है सबसे उम्र दराज मादा हाथी, सी है सबसे बड़ा नर हाथी, और डी है सबसे छोटा नर हाथी। इसमें हो जाएगा सबसे उम्र दराज मादा हाथी। हाथियों के झुंड की मुखिया सबसे उम्र दराज मादा हाथी होती है, जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है। इनके झुंड में केवल मादा हाथी और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। इस झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता है। 14-15 वर्ष के बाद बच्चे झुंड छोड़कर अकेले रहने लगते हैं। हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। इसके अलावा हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उनके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाया जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन है बेक करके, गलाने से, भूनने से और जलाने से। बेक करके मतलब कि पकाया जाता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन को मजबूत जलाने से, पकाने से बनाया जाता है। यहाँ पे पकाने से बनाया जाता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन को आग में जितना पकाया या तपाया जाता है वह उतना ही मजबूत होता है। इसके अलावा मजबूत मिट्टी के बर्तन के लिए मिट्टियों का भी फर्क पड़ता है। काली मिट्टी को
करिया मिट्टी और सफ़ेद मिट्टी को पौंडरा मिट्टी कहलाती है। बर्तन बनाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इनमें भी काली मिट्टी सबसे शक्तिशाली समझी जाती है। अगला प्रश्न है, पौधा का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा लौंग। लौंग पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि लौंग में एनाल्जेसिक कंपोनेंट होते हैं जो दांत के आसपास की सूजन को कम करके दर्द में आराम देते हैं। इसके अलावा लौंग में विटामिन सी भी पाया जाता है जो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है और लौंग के सेवन से सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के निर्माण को प्रेरित करते हैं जो शरीर के संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। लौंग उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादन देश इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न है, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचाने। इसमें दिया है, आटे को गूंथकर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेलकर और आग पर पकाया जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें है, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम इस प्रकार होगा। आटे को गूंथकर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेलकर और आग पर पकाया जाता है। गेहूं ग्रेमिनी कुल का पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम है। गेहूं उत्पादन में चीन का नाम प्रथम स्थान पर आता है और गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाई जाती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं किसको प्रदर्शित करती हैं? तो ये हो जाएगा भावनाएं। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं नृत्य में भावना और आत्मा को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं, जिससे वे अपने आंदोलनों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। संगीत कला के समान नृत्य कला की गणना भी हमारे देश की प्राचीन कलाओं में की जाती है। अभिनय का तीसरा अंग नृत्य है। इसके भाव तथा लय दोनों का सुंदर समन्वय है। नृत्य मुख्य भौं, हस्त आदि द्वारा भाव तथा पैर एवं शरीर के विभिन्न अंगों के संचालन द्वारा लय व्यक्त होता है। शास्त्रीय नृत्यों के प्रमुख प्रकार भरतनाट्यम, कथक नृत्य, कथकली, कुचिपुड़ी, छऊ, ओडिसी, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम आदि हैं। आगे है, अगला प्रश्न है, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं। तो ए ऑप्शन है सांकेतिक भाषा के माध्यम से, बी है मातृभाषा के माध्यम से, सी है स्थानीय भाषा के माध्यम से और डी है ब्रेल के माध्यम से। तो इसमें आपका हो जाएगा सांकेतिक भाषा के माध्यम से। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सांकेतिक भाषा के माध्यम से सीखते हैं। ऐसी भाषाएं जो अर्थ को व्यक्त करने के लिए विजुअल मैनुअल मोडेलिटी का उपयोग करती है, अर्थात इशारे का उपयोग किया जाता है, इसे ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा हाथ के संकेतों, हाव भाव, चेहरे के हाव भाव और शरीर की भाषा के माध्यम से संवाद करने का एक साधन है। इस भाषा को बोलकर नहीं करते उनके लिए बनाया गया है ताकि वे सभी दूसरे के कनेक्ट हो सके और इस भाषा को सीखने के लिए स्कूल भी होते हैं। विश्व में 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन व्यक्तियों व लोगों के लिए समर्पित है जो कि बोल व सुन नहीं सकते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? नदी, पहाड़ी, झील और तालाब। इसमें है नदी, पहाड़, झील और तालाब। तो नदी, पहाड़, झील, तालाब और झरना में पहाड़ सबसे भिन्न है। इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। नदी, पहाड़, झील, तालाब और झरना इनमें से सबसे भिन्न पर्वत है, क्योंकि नदी, झील, तालाब व झरना में सब जल के स्रोत हैं, जबकि पहाड़ में किसी भी प्रकार का जल संचयन नहीं होता है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? ए ऑप्शन है, स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। बी है, रटने को प्रोत्साहित करना चाहिए। सी है, सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान। और डी है, स्कूल घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, बी और इसमें सी सही हो जाएगा। ए, बी और सी इसमें है, स्कूल में विद्यार्थियों को जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ना चाहिए तथा रटने को हतोत्साहित करना चाहिए और सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना चाहिए। ये सब प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बच्चों के संदर्भ में प्रयुक्त बाल केंद्रित वातावरण तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। बच्चे को सीधे जानकारी, परिभाषाएं तथा विवरण देने के स्थान पर ऐसी स्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे वे अपनी ज्ञान का सृजन स्वयं करें। ज्ञान के सृजन के लिए वे अपने परिवेश, अन्य बच्चों, बड़ों तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के साथ अंतःक्रिया करें। इस प्रक्रिया के दौरान पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त ज्ञान के विभिन्न स्रोतों तथा कक्षा के अलावा सीखने के विभिन्न स्थलों की खोज करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? तो इसमें पहला है, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना। बी है, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना। सी है, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं है। और डी है, निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार माना जाता है। तो इसमें ए, बी और सी सही हो जाएगा। आगे है, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना तथा विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के लिए निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। ये सब प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य से हो सकते हैं। इसके अलावा यदि व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य एक ऐसी दुनिया का विकास करना जिससे व्यक्ति पर्यावरण और उसके साथ जुड़ी समस्याओं के बारे में जानते हैं और चिंतित हैं और व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और साथ ही साथ वर्तमान समस्याओं और भविष्य की रोकथाम के समाधान के लिए सामूहिक रूप से काम करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है, कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। बी है, यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इसे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। सी है, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। और डी है, यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, इसमें प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। पर्यावरण अध्ययन अपने आप में अलग से कोई विषय नहीं है। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इतिहास एवं भूगोल आदि की अवधारणाओं का उपयोग करते हुए प्राथमिक कक्षाओं में इनकी आधार भूमि तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को
किस एक को कम किया जाना चाहिए? तो स्वतंत्र, वाद विवाद, चित्र पठन और कथा, और डी है विवरण। इसमें आपका डी हो जाएगा विवरण। ईवीएस की कक्षा में विवरण कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्वतंत्र, वाद विवाद एवं चित्र पठन और कथन आदि को कम नहीं किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है। तो वास्तविक चुनौती ए है परिभाषाएं और जानकारी है, बी है रटकर सीखना, सी है अवधारणाओं का विवरण है और डी है विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर देना। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को स्वयं खोज करने की प्रवृत्ति जागृत हो। अतः विद्यार्थियों को यह भी प्रयास करना चाहिए कि रटने की प्रकृति कम करें और विद्यार्थियों को खुद व्यक्त करने के लिए मौका देने से वे अपनी विचार के साथ साथ उत्सुकता बढ़ा सकें और प्रश्न तथा प्रयोग कर सकें। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उपथीम शामिल है? तो किसमें उपथीम शामिल है? ए दिया हुआ है परिवार और दोस्त, बी है जल, सी है कार्य और खेल और डी है भोजन। तो इसमें आपका ए सही हो जाएगा परिवार और दोस्त। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में परिवार और दोस्त थीम में उपथीम शामिल है। परिवार और दोस्त थीम के 4 उपथीम है, जिसमें 1 आपसी संबंध, 2 है काम और खेल, 3 है जानवर, 4 है पौधे। इसके अलावा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में 6 थीम हैं, परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जाता है। ए है वर्णन द्वारा, बी है वास्तविक संवाद द्वारा, सी है प्रयोगों द्वारा, प्रयोग के प्रक्रिया द्वारा और डी है सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए आकलन के द्वारा। तो इसमें आपका ए, बी और सी सही हो जाएगा। इसे देख लेते हैं। ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण वर्णन, वास्तविक संवाद द्वारा और प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है। आगे है, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाए। बी है विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर, सी है यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है और डी है थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यात्रा थीम के मुद्दे केवल मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है जिससे थीम पर फोकस बना रहे। अगला प्रश्न है, ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? तो ये हो जाएगा क्षेत्र भ्रमण। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण अच्छा साधन हो सकता है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण के लिए बाग बगीचे, तालाब के किनारे, प्रकृति आदि का भ्रमण कर लेने से बच्चों में अवलोकन के साथ साथ अन्य कौशलों का भी विकास होगा। इसके अलावा बच्चों को स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए, जबकि रेडियो, विकिपीडिया और विश्वकोश सीखने के लिए अच्छा साधन नहीं हो सकता है। अगला है, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। तो ए है भूमिका निर्वाह द्वारा, बी है विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, सी है क्षेत्र भ्रमण द्वारा और डी है प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, बी और सी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों के भूमिका निर्वाह विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा तथा क्षेत्र भ्रमण के द्वारा प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ईवीएस के पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है, जिसमें जल या पानी इस विषय का तीसरा थीम है
और अन्य थीमों में क्रमशः परिवार व मित्र, दूसरा भोजन, 3 है आवास, 4 है यात्रा, 5 है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएँ और वास्तविक घटनाएँ, क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत हैं। बी है, वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। सी है, वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिनमें हम परिचित हैं। डी है, वे शिक्षिका के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। तो इसमें ए, बी और सी सही हो जाएगा। आगे है, पाठ्य पुस्तक में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएँ और वास्तविक घटनाएँ, क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत के साथ साथ वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं और वे हमें इन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो ये हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित सीखने के लिए होना चाहिए। ईवीएस में सीखने के आकलन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ तकनीकें इस प्रकार हैं। ये है मौखिक तकनीक। ये एक व्यक्ति एक पैनल या एक वर्ग के सामने हो सकते हैं। यह छात्रों को सीधे शिक्षक के सवालों का जवाब देने का तैयार किए गए बयान पेश करने की अनुमति देता है। यह ईवीएस के व्यवहारिक भाग के लिए पूरक हो सकता है। लिखित तकनीकी, ऐसी तकनीकों में छात्रों को स्व प्रश्न और या परिदृश्यों के साथ परिभाषित समय में जवाब दिया जाता है। 3 है निबंध परीक्षण और 4 प्रदर्शन टेस्ट। अगला है, राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मापदंड को स्पष्ट रूप में इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है तो रूब्रिक्स का, चेकलिस्ट का, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड और अवलोकन पत्र का। इसमें हो जाएगा रूब्रिक्स का। आगे है, राजा एक ईवीएस एक शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के नाम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट करने से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग रूब्रिक्स कर रहा है। उपाख्यानात्मक अभिलेख एक छोटी घटना, एक घटना या घटना के घटने के बाद घटने की घटना का विवरणात्मक सारांश है। अक्सर उपाख्यानों का उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति ऐसी कहानी के बारे में बताना चाहता है जो सप्ताहांत में हुई हो। आगे है, ईवीएस में आत्म आकलन क्या है? तो सीखने के लिए आकलन है। बी है सीखने के बारे में सीखना है। सी है उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है। डी है सीखने का आकलन। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। आगे है, ईवीएस में आत्म आकलन सीखने के लिए आकलन और सीखने के लिए बारे में सीखना है। ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हैं जिन्हें बच्चे स्वयं अपने हाथों से करेंगे और उससे उनमें क्रियात्मक कौशल का विकास होगा। इसके अलावा बच्चों में सृजनात्मकता को उभारना, चर्चा करने का कौशल एवं सौंदर्य बोध का विकास भी होगा। क्रियाकलापों के बाद उस विषय पर चर्चा बच्चों को अपने अवलोकन के निष्कर्ष निकालने में सहायक होगी। अगला प्रश्न है, ईवीएस का सीखना आधारित है। तो हो जाएगा सरल से जटिल के सिद्धांत पर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें है ईवीएस का सीखना सरल से जटिल के सिद्धांत पर आधारित है। ईवीएस बच्चों को अपने पर्यावरण का पता लगाने, समझने, सराहना करने और महत्व देने में सक्षम बनाता है, जिससे उन्हें अपने तत्काल पर्यावरण, प्राकृतिक दुनिया और समुदाय से जुड़कर सीखने का अर्थ और आनंद प्राप्त करने में मदद मिलती है।
जबकि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए गतिविधि आधारित विधि है। ये आपके 30 क्वेश्चन समाप्त हो गए। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।